जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। देखिए, इस चैप्टर में हमको मेनली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना था। पहला था पोषण, दूसरा था श्वसन, तीसरा था परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो आज हम उत्सर्जन को कंप्लीट करेंगे। उत्सर्जन मतलब पेड़ पौधों में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और इस लेक्चर में हम जीवों में उत्सर्जन के बारे में कंप्लीट कर लेंगे, जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में। तो देखिए, उत्सर्जन आखिर होता क्या है, पहले इसको समझते हैं कि आखिर उत्सर्जन है क्या। तो बाबू, उत्सर्जन कुछ और नहीं है। उत्सर्जन का मतलब ना अपने शरीर से खराब पदार्थ जो भी है उसको बाहर निकालना। खराब पदार्थ मतलब जैसे देखिए, पोटा छिनिक दिए, पसीना आ गया, और चाहे खिखार के थूक दिए, कुछ कर दिए, मतलब अपने शरीर से कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए तो उसको एक्सक्रीशन बोल देंगे। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या है? तो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ये है कि वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अब पोटा का हमारे शरीर में कौन सी जरूरी है, तो उसको बाहर निकालना। कई होते एक कटोरी छिनिक देते हैं सर। तो देखिए, ये जो होता है मतलब कि खराब पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थ मतलब खराब पदार्थ, तो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है यही एक्सक्रीशन कहलाती है। तो जैसे आप अगर नाक छिनिक रहे हैं तो वो भी एक्सक्रीशन है, पसीना निकल रहा है एक्सक्रीशन है, आप सांस छोड़ रहे हैं तो सांस में कौन चीज छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए जरूरी है नहीं, तो जो जरूरी नहीं है वो अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक, तो अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्टेज है। तो हमारे शरीर से वेस्टेज को निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। तो बाबू, आज आपसे अगर कोई भी पूछेगा एक्सक्रीशन क्या है तो कह दीजिएगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है या उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पोटा छिनिक दिए, पसीना निकल गया, सांस छोड़ रहे हैं, यूरिन का त्याग कर रहे हैं, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक, उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब हमको पढ़ना है आज इस लेक्चर में 2 चीज़ों के बारे में, उत्सर्जन के बारे में। पहला, अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है और मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। तो अमीबा के बारे में काहे पढ़ रहे हैं? देखो, हम पहले पढ़े थे पोषण। अब पोषण जब पढ़े थे तो पहले हम अमीबा में पोषण पढ़े थे। श्वसन जब पढ़े थे तभी भी अमीबा में श्वसन पढ़े थे पहले। अगर परिवहन पढ़े तो अमीबा में पहले पढ़े परिवहन। तो ये तीनों चीज़ अमीबा में पहले पढ़े। काहे से कि हमको पता है कि ये चारों चीज़ें जो हैं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन, ये चारों चीज़ें जो हैं सभी जीव के लिए जरूरी होती हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, विभिन्नताएं हैं। जैसे अगर अमीबा है तो उसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, तिचुकी जीव है, उसको हम देखिए नहीं पाएंगे, इतना छोटा है। तो इसमें कैसे ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि दोनों में हमको पता चल जाए। एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है जैव प्रक्रम, और बहुकोशिकीय जीवों में जैव प्रक्रम कैसे होता है। इसलिए हम दोनों जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में क्या आ जाएगा? एक कोशिकीय जीव में आ जाएगा अमीबा। तो अमीबा में हमको उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। देखिए, अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है। तो अमीबा में पहले हमको जानना है कि उत्सर्जन आखिर किस चीज का होता है, आखिर अपने शरीर से बाहर किस पदार्थ को निकालता है। तो बाबू, मेनली अमीबा में 2 चीजें जो हैं एक्सक्रीशन 2 चीजों का करना पड़ता है। पहला है अमोनिया और दूसरा है अतिरिक्त जल, यानी कि जब उसके शरीर में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो उसको बाहर निकालेगा। तो इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मेनली अमोनिया एक पदार्थ होता है और दूसरा पदार्थ अतिरिक्त जल, मतलब कि पानी की अधिका पानी अपने अंदर से निकालेगा। ठीक, तो ये है अमीबा का। इसका शेप आप जानते हैं, इरेगुलर होता है, मतलब कि कैसे भी बना दीजिए। अब देखिए, अमीबा में अमोनिया का उत्सर्जन विसरण द्वारा हो जाता है। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। इसको हम बता चुके हैं विसरण क्या होता है। जैसे अगर पानी में आप नील डालते हैं तो कुछ देर बाद पूरा पनिया नीला हो जाता है। काहे से कि नील का एक बूंद जो आप पानी में डाले वो पूरा पानी में फैल गया ना, पसर गया। सेम वैसे ही इसके अंदर से ये अमोनिया जो है एक गैस है,
हवा है, तो इसके अंदर से विसरण द्वारा ये फैल के और बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही तो हम उत्सर्जन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो अमीबा के शरीर से अमोनिया बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जन। ठीक, तो ये किस चीज के द्वारा अमीबा में उत्सर्जन हुआ अमोनिया का? तो ये विसरण के द्वारा हुआ। अतिरिक्त जल यानी कि इसके शरीर के अंदर अगर एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा तो ये पता चलेगा, ढेर इसके अंदर पानी भरेंगे तो ये फट जाएगा। ठीक, तो ये फट जाएगा, इसका कोशिका खत्म हो जाएगा, मर जाएगा अमीबा। तो इसके लिए इसके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं संकुचनशील रसधानी। क्या बोलते हैं बाबू? संकुचनशील रसधानी। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा और फिर इसको बाहर फेंक देगा। तो संकुचनशील रसधानी द्वारा क्या होता है, अमीबा के अंदर अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर किया जाता है, अतिरिक्त जल का उत्सर्जन किया जाता है। तो अमीबा में बस इतना ही है एक्सक्रीशन। ठीक, इतना ही है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब कई और जीवों में हम उत्सर्जन के बारे में देखते हैं। देखिए चपटे कृमि एक होते हैं। ये क्या होते हैं? चपटे कृमि। जैसे छोटे बच्चों के पेट में आप देखे होंगे कीड़ी पड़ जाते हैं सब, तो मतलब कि केचुआ पड़ जाना बोलते हैं जिसको, तो छोटे छोटे बच्चों में होते हैं सब। तो ये जो होते हैं वही कीड़ी जो कहलाते हैं, उन्हीं को हम चपटे कृमि बोलते हैं। चपटे कृमि, उसी टाइप के जीवों को हम चपटे कृमि बोलते हैं। उस टाइप के कोई भी जीव होंगे उनको हम चपटे कृमि बोलेंगे। ठीक, तो चपटे कृमि में उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है। देखिए चपटे कृमि किस प्रकार का होगा, यही ना है। मान लीजिए कि किसी छोटे बच्चे के पेट में जो कीड़ी पड़ता है वो किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है। इसके अंदर एक होता है सेल, एक विशेष प्रकार का कोशिका इसके अंदर होता है। कोई भी जीव, जानते हैं आप कि कोई भी जीव जो है कोशिका से मिलके बना है। एक वो कोशिका मिल के उसके शरीर का निर्माण किया। तो इसके शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या होता है? फ्लेम सेल। अब ये किस चीज के लिए होता है? तो ये फ्लेम सेल जो है केवल और केवल एक ही काम करेगा बाबू, वो है उत्सर्जन। तो इसमें जो भी उत्सर्जन होगा, जो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होगा इस चपटे कृमि में, उसका उत्सर्जन कौन करेगा? फ्लेम सेल। ऐसे ही गोल कृमि में केचुआ आ जाता है। केचुए के टाइप के जो भी जीव होंगे गोल कृमि कहलाएंगे। उनमें कैसे उत्सर्जन होता है? तो उनके अंदर एक नली होती है उनके शरीर के अंदर। मान लीजिए ये केचुआ है, अगर इसी टाइप के भी केचुआ होते हैं तो इसके अंदर एक नली होगी, जिस नली से वो अपने अपशिष्ट को बाहर निकालेगा। देखते हैं माटी निकालता है अपने शरीर से अंदर केचुआ। ठीक, तो वो अपशिष्ट पदार्थ है, मिट्टी खा करके और मिट्टी ही निकालता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ है। उसको बाहर निकाल रहा है किसके द्वारा? एक नली होती है, उस नली को हम बोलते हैं उत्सर्जन नलिका। देखिए केचुआ जो होते हैं सब अपना घर बनाने के लिए खोद के मटिया को अब पिछवा से निकालते रहेंगे सब, जिससे उन सब का घर बनता है। हम लोग क्या करते थे बचपन में, उसके पैर से मार के अपने पैर से मार करके उन सब का घर बिगाड़ देते थे, और जो छेद किए रहते थे सब मिट्टी में उसको भर देते थे ताकि निकल ना पाए सब मिट्टी में से। देखिए लेकिन वो सब तो फिर से खा करके और ऊपर निकल आएंगे सब। देखिए यहाँ पे क्या होता है, गोल कृमि यानी केचुए जैसे जीवों में उत्सर्जन नलिका पाई जाती है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। एनीलिड्स क्या होते हैं? एनीलिड्स ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो है खंडों में बटा होता है। खंडों में, जैसे एक वो कीड़ा आप देखे होंगे, उन सब का शरीर ऐसे खंड से मिलके बना होगा। ठीक, इन्हीं को हम बोलते हैं एनीलिड्स। ठीक, तो बस इतना समझिए, एनीलिड्स इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में। अब ऐसे जीव जो होते हैं, हम एक कीड़े का फोटो यहाँ पे आपको लगा के दे देंगे, देख लीजिएगा आप। देखिए एनीलिड्स जो होते हैं इनमें नेफ्रेडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। नेफ्रेडिया इनका एक अंग है। कीट जो होते हैं इनमें मेलपिगियन नलिका, कीट मतलब कीड़े मकोड़े, जो मक्खी वगैरह हो गई, इसमें इस टाइप में मक्खी मच्छर वगैरह, इसमें एक नली टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेलपिगियन नलिका। देखो इसको याद रखने का तरीका, कीट में मेलपिगियन नलिका। देखो मेलपिगियन, मेल कैसा होता है? अपशिष्ट होता है। हमारे शरीर के अंदर मैल अपशिष्ट होता है। कई लोग तो मोटाने के लिए मतलब मैल रखते हैं अपने शरीर पे। तो देखो मेलपिगियन नलिका क्या करेगा? अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करेगा। देखो कीट वाला याद रख लेना, हो सकता है ये पूछ ले। ठीक, इसीलिए हम इसका ट्रिक बताए हैं। मेलपिगियन नलिका जो होती है कीटों में उत्सर्जन का काम करती है। कशेरुकी जंतु में वृक्कों द्वारा उत्सर्जन होता है। मेनली उत्सर्जन जो है कशेरुकी जंतु में वृक्कों द्वारा। अब आपको ही नहीं समझ में आया कि कशेरुकी जंतु क्या है, तो बाबू जौने जीव में
जौने जीव में रीढ़ का हड्डी होगा, मतलब ये बैकबोन होगा, वो क्या होगा, वही होगा कशेरुकी जंतु, यानी कि ये आप देख रहे हैं कशेरुकी जंतु। ठीक, तो कशेरुकी जंतु इसमें किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो हमारे शरीर में, हम भी कशेरुकी जंतु हैं। हमारे जैसे जीवों के शरीर में उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग जो होता है वृक्क होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो किडनी समझ में आया क्या है, किडनी है एक उत्सर्जन अंग, एक्सक्रीशन ऑर्गन। ठीक, अब हमको मनुष्य में उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक, मनुष्य में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, मनुष्य में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। जैसे परिवहन तंत्र हमारे शरीर में पाया जा रहा था, परिवहन करने के लिए, परिवहन करने का मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या पाया जा रहा था, परिवहन तंत्र पाया जा रहा था। सेम वैसे ही हमारे जैसे यानी कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन करने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, एक मशीनरी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक, एक्सक्रीशन सिस्टम ये क्या होता है, तो एक्सक्रीशन सिस्टम जो है ये मेनली, अब सिस्टम जो भी होगा, आप जानते हैं कि जो भी सिस्टम होगा उसमें कुछ ना कुछ पार्ट होगा। जैसे पंखा है, हवा देने वाला सिस्टम है कि नहीं, तो इसमें 2 पंखुड़ियाँ 3 पंखुड़ियाँ होती हैं और एक मोटर होता है। ठीक, और एक डंटा लगा होता है छत से टांगने के लिए, तार लगा होता है। तो ये सभी पार्ट क्या हो गए, सभी पार्ट को हम मिला के सिस्टम बोल रहे हैं। उस सिस्टम का नाम है फैन यानी पंखा। तो इसमें कितने पार्ट हैं, 3 गो पंखुड़ी, एगो मोटर, एगो डंटा, एगो तार। ठीक, तो इतना पार्ट है। वैसे ही हमारे शरीर में एक्सक्रीशन सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि उसमें कुछ पार्ट होंगे। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं बाबू, तो एक्सक्रीशन सिस्टम के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 3 पार्ट। देखिए, पहला क्या होता है, वृक्क, वृक्क जिसको हम क्या बोलते हैं, किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनियाँ। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनियाँ, वाहिनियाँ, मूत्रवाहिनियाँ। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मूत्राशय, मूत्राशय। ठीक, तो ये 3 चीजें होती हैं। और चौथा आप ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। तो मूत्रमार्ग, ये 4 चीजें जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये मतलब कि एक्सक्रीशन सिस्टम के 4 पार्ट होते हैं। मूत्रमार्ग इसको बोलते हैं, वृक्क को बोलते हैं किडनी, मूत्रवाहिनियों को बोलते हैं यूरेटर्स, और इसको मूत्राशय को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और इसको मूत्रमार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक, इंग्लिश में याद रखिएगा इंग्लिश वाले लोग। देखिए, वृक्क को किडनी, मूत्रवाहिनियाँ को यूरेटर्स, क्या बोलते हैं, यूरेटर्स, और क्या बोलते हैं मूत्राशय को बाबू यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और इसको मूत्रमार्ग को क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। देखो, इसी दोनों में आप कंफ्यूज हो गए, मूत्रवाहिनियाँ को यूरेटर्स और मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा। ठीक, तो बस याद रखना। अब हमारे शरीर में ये 3 चीजें 4 चीजें होती हैं एक्सक्रीशन सिस्टम के लिए, मतलब कि उत्सर्जन अंग के लिए। ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका वृक्क यानी किडनी, ये है आपका मूत्रवाहिनी। ये दोनों जो नली दिख रहा है ये है मूत्रवाहिनी, और ये जो गोलाकृति दिख रही है ये है मूत्राशय। क्या है बाबू, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। और ये तीसरा जो आपको चौथा दिखाई दे रहा है, ये नली जो निकला हुआ है बाहर, इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, जिसके द्वारा हम यूरिन का त्याग करते हैं, पेशाब का त्याग करते हैं। ठीक, तो ये मेनली 4 पार्ट होते हैं हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम में, यानी कि उत्सर्जन तंत्र में। अब सभी चीजों के बारे में हम समझते हैं कि सभी चीज कौन कौन से काम करते हैं। तो पहला हेडिंग आप लगाइए, वृक्क यानी किडनी। क्या बोलते हैं, वृक्क यानी किडनी। देखिएगा मीनिंग, स्पेलिंग देख लीजिए आप। हम ऐसे KIDENY होता है, देखिए KIDENY, किडनी। ठीक, तो एक जोड़ी हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं, यानी वृक्क पाए जाते हैं। तो ये एक जोड़ी का मतलब 2। हमारा चप्पल का वो जोड़ी होता है, एगो जोड़ी मतलब 2 होता है। अब एक जोड़ी हमारे शरीर में वृक्क पाए जाते हैं। इसका पोजीशन कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो बाबू देखो ये आकार में कैसे होते हैं, तो वृक्क जो होते हैं आकार में ये होते हैं सेम के बीज के आकार का,
सेम के बीज के आकार का, ठीक। तो सेम के बीज के आकार के 2 वृक्क पाए जाते हैं हमारे शरीर में। दूसरा चीज क्या होता है, इसकी स्थिति कहाँ होती है, पोजीशन कहाँ होता है हमारे शरीर में, आखिर होते कहाँ है, मूड़ी में होते हैं, पेट में होते हैं, पैर में होते हैं, कहाँ होते हैं। तो देखो हमारे शरीर में ये उदर गुहा के, जिसको हम पेट बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, इसको हम उदर गुहा बोलते हैं, ठीक। तो हमारे शरीर में उदर गुहा के अंदर पीछे साइड में, कहाँ पीछे साइड में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाए जाते हैं हमारी किडनी, ठीक। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। हमारी किडनी कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ, हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ उदर गुहा के ठीक पीछे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इसकी स्थिति मतलब पोजीशन कहाँ होता है इसका, तो पोजीशन जो होता है उदर गुहा के पीछे, उदर गुहा के पीछे कहाँ होता है, उदर गुहा के पीछे कहाँ होगा, तो बाबू रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, ठीक। ये हो गया आपका स्थिति इसका। अब देखिए ये मूत्र वाहिनियां क्या करती हैं, ये देखिए ये क्या करता है वृक्क, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है उत्सर्जन, यानी कि क्या करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन इसका काम होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन इसका काम होता है। ब्लड फिल्ट्रेशन क्यों, देखिए होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, अब समझिए हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो बाबू हमारे शरीर के अंदर मेनली 3-4 मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पहला होता है भोजन द्वारा बना अपशिष्ट पदार्थ। तो भोजन से जो बनता है वो हम पाचन तंत्र में समझा चुके हैं आपको कि पाचन में कैसे भोजन से अपशिष्ट पदार्थ बनता है और उसको गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक। अब एक हम पेशाब के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरिन के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरिन कहाँ से बनता है इसके बारे में हम तो ये समझ चुके हैं कि हमारे शरीर में भोजन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम समझेंगे यूरिन कैसे बनता है, यानी हमारे अंदर पेशाब कैसे बनता है। तो देखो हमारे अंदर पेशाब एक अपशिष्ट पदार्थ हो गया, दूसरा पसीना हो गया, तीसरा हमारे अंदर बलगम जो बनता है, बलगम मतलब खांसी से जो यहाँ पे गले में खराश आ जाता है तो उसके वजह से खिखार बनता है, जिसको हम बलगम बोलते हैं। बूढ़े लोग के अंदर ज्यादा बनता है, कटोरा भर थूक देते हैं लोग, तो देखे होंगे, तो उसको बलगम बोलते हैं। तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ में ही आता है, ठीक। तो अपशिष्ट पदार्थ है जो भी हमारे शरीर के अंदर से खराब पदार्थ निकलेगा। अब हमको समझना ये है कि हमारे अंदर ये यूरिन कैसे बनता है, यानी पेशाब कैसे बनता है। तो देखो हमारे अंदर एक प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। पाचन किसका होता है बाबू, प्रोटीन का। तो प्रोटीन पचता है तो अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है, अमीनो अम्ल। और इसके बनने से, प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है, प्रोटीन के पाचन से आपका बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। अब इस अमोनिया को ही हम यूरिया में चेंज कर देते हैं, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, यानी पेशाब बोलते हैं। अब ये काम कौन करता है अभी बता रहे हैं। देखिए यूरिया, जब प्रोटीन के पाचन से जैसे अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, जैसे अमोनिया बनेगा, तब लीवर जो है हमारा, लीवर यानी यकृत यानी जिगर, ये क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, यूरिया में बदल देगा। अमोनिया का ही एक रूप है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, तो यूरिया बना देता है, ठीक। यूरिया, अब यूरिया जो होता है, यूरिया या यूरिक एसिड, ये कहाँ जाएगा, तो आप जानते हैं कि हमारा पेशाब के थ्रू इसको निकालना है। यूरिया को किसके थ्रू निकालना है, पेशाब के थ्रू। ये बना कहाँ, हमारे लीवर में। लीवर है यहाँ पे और किडनी है इसके नीचे। तो यहाँ तक परिवहन कौन करेगा, तो हमारे शरीर के अंदर आप जानते हैं परिवहन तंत्र के रूप में कौन पाया जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या होता है कि जैसे अमोनिया यूरिया में बदलता है, यूरिया जो है ब्लड में जाके मिल जाता है। लीवर से कई ब्लड की नसें कनेक्ट होती हैं, जिससे यूरिया जा करके और ब्लड में मिल जाता है। जैसे ब्लड में यूरिया मिलेगा तुरंत क्या होगा, ब्लड चला जाएगा किडनी के पास।
कहाँ चला जाएगा बाबू? किडनी के पास। और किडनी जो है देखो कहाँ बना था? ये अमोनिया, अमोनिया जो है लीवर में आया था, लीवर इसको बदल दिया, किस में? इसका नाम चेंज कर दिया, इसको बदल दिया और किस में बदला? यूरिया में बदला। ठीक, अब इस यूरिया को ब्लड से फिल्टर करना है। कहाँ से कि तुरंत ही यूरिया में बदल के लीवर क्या किया? यूरिया में तुरंत लीवर किसको बदल दिया? अमोनिया को। अमोनिया को लीवर यूरिया में बदल के तुरंत उसको ब्लड में भेज दिया, ब्लड में घोल दिया। अब यूरिया जो है जहरीला पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना है कि नहीं? अगर पूरे शरीर में भेज देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करें? अब इसको हमको छानना होगा, ब्लड से प्यूरिफाई करना होगा। तो वही ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? हमारा किडनी यानी ब्रिक करेगा। अब होता क्या है, तो इसको, इस यूरिया को ब्लड के थ्रू, ब्लड में घुला हुआ है यूरिया, अब इस घुले हुए ब्लड को ले जाया जाएगा किडनी में। तो जिस नस के द्वारा, जिस वाहिका के द्वारा किडनी में आता है, इसको हम बोलते हैं रेनल धमनी। रेनल धमनी क्या बोलते हैं बाबू? रेनल धमनी। और जिसके द्वारा फिल्टर होकर के किडनी से वापस जाता है, कहाँ जाएगा? हृदय के लिए जाएगा, यानी हार्ट के लिए, उसको बोलते हैं रेनल सिरा। रेनल सिरा, तो याद रखना, रेनल सिरा। तो ब्लड किडनी में किस वाहिका के द्वारा आता है? पूछ सकता है, देखो इसको पूछ देगा एमसीक्यू में। तो ब्लड जो है हमारा, जो यूरिन वाला ब्लड है, यूरिया वाला ब्लड है, वो ब्रिक में किस धमनी द्वारा आता है? तो उसका नाम है रेनल धमनी। और जिस सिरा द्वारा जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रेनल सिरा। ठीक, याद रखना, बस इतना है। अब ये जो है इसके द्वारा आया, किडनी में गया, हमारे मतलब ब्रिको में गया ब्लड। अब इसका फिल्ट्रेशन होगा, इसमें से, इस ब्लड में से यूरिया को प्यूरिफाई कर दिया जाएगा। मतलब इस ब्लड में यूरिया घुला हुआ है। ठीक, जैसे हम पानी में से कचरा को छान लेते हैं ना, सेम वैसे ही ब्लड है में जाएगा। ये फिल्टर है ब्लड का। क्या है? किडनी फिल्टर है ब्लड का। इसमें से क्या किया जाएगा? ब्लड में से यूरिया को छान लिया जाएगा और फिर से ब्लड को इस रेनल सिरा के द्वारा भेज दिया जाएगा हार्ट के पास। हार्ट पूरे शरीर को ट्रांसफर कर देगा, है ठीक। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ये किडनी क्या करता है, किडनी में मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट, ये एक होता है यहाँ पे, ऐसे 3 पार्ट हो गए। देखिए इस टाइप के 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं रेनल कार्टेक्स, सॉरी इसको कार्टेक्स बोलते हैं। कार्टेक्स क्या बोलते हैं बाबू? कार्टेक्स बोलते हैं। तो ये किडनी के मेनली कितने भाग होते हैं? कार्टेक्स और मेड्यूला। तो कार्टेक्स क्या होता है? ये बाहर वाला भाग कार्टेक्स, ये बीच वाला भाग इसको बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला। अब ये जो यहाँ पे आपको ये पार्ट दिख रहा है, जिस पार्ट से ये इसको बोलते हैं यूरेटर्स, सॉरी यूरेटर्स जिसको बोलते हैं, ये मतलब कि क्या होता है, इसका नाम हिंदी में मूत्रवाहिनियाँ। ये मूत्रवाहिनी जिससे जुड़ा हुआ है, किडनी के जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस। ठीक, ये इसका 3 पार्ट हो गया। तो किडनी में मेनली कितने पार्ट होते हैं बाबू? तो किडनी में मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है कार्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला और तीसरा होता है पेल्विस। देखो कार्टेक्स सबसे बाहरी भाग किडनी का, उसके बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और जहाँ पे मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है उसको हम पेल्विस मतलब रीजन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये होता है पेल्विस रीजन। यहाँ से क्या जुड़ा होगा? मूत्रवाहिनियाँ जुड़ा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से यूरिन जो है आ जाएगा और यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लेडर है। इसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। ब्लेडर किसको बोलते हैं? थैली को। जैसे फुटबॉल में ब्लेडर होता है, हवा भरने का थैली होता है, ऐसे सेम ये पेशाब की थैली है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर यानी मूत्राशय बोलते हैं। तो ये मूत्राशय है। इसमें जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, किडनी काम क्या करेगा? यहाँ से ब्लड आया, कौन सा ब्लड? अशुद्ध ब्लड आया, और जो इनप्योर ब्लड आया इसमें किडनी में घुसा, किडनी में फिल्टर हुआ, फिर से ये वापस चला गया। लेकिन जो फिल्ट्रेट है, जो इसमें से कचरा निकाला गया है, वो क्या है? तो वो है मेनली रूप से यूरिया। अब इस यूरिया को हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं, यानी पेशाब बोलते हैं। और इसी यूरिन को यहाँ से इस यूरेटर्स द्वारा इसमें यूरिनरी ब्लेडर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी मूत्र मार्ग के द्वारा
मूत्र वाहिनी के द्वारा इस मूत्राशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इकट्ठा होता रहेगा। जब ये जो मूत्राशय है यानी यूरिनरी ब्लैडर है ये फुल हो जाएगा तो हमको मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी, जिससे हम जा करके और मूत्र त्याग करेंगे। तो ये होता है हमारे मूत्र का निर्माण। अब ये होता कैसे है इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये मतलब इसमें फिल्टर कैसे होता है, इस फिल्टर के बारे में समझते हैं। इतना आपको समझ में आया ना कि फिल्टर कैसे होता है। तो फिल्टर होने के लिए ब्लड पहले लीवर से आएगा, आने वाले को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धमनी है तो रेनल धमनी द्वारा आएगा, ठीक, किसमें, किडनी में, फिल्टर हो करके और फिर से चला जाएगा हमारे हृदय में यानी कि हार्ट में। अब जो फिल्ट्रेट है, जो बचा हुआ चीज़ है, उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिया, और यही यूरिन कहलाता है, पेशाब कहलाता है, जिसको शरीर से बाहर निकाल जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिया जो होता है, यूरिया, इसमें कुछ और लवण भी होते हैं, पेशाब में मतलब कुछ लवण भी होते हैं, जिसको हम यूरिया, लवण वगैरह कई चीज़ों को मिला करके, आयन वगैरह कई चीज़ों को मिला करके बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन यानी पेशाब, ठीक। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं वृक्काणु क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन बाबू थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब समझते हैं वृक्काणु के बारे में, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन इंग्लिश में। ये क्या होता है? देखो बाबू, हम अभी बताए हैं आपको कि किडनी जो होता है, हमारा वृक्क जो होता है, ये एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर का काम करने का मतलब कि खून में जो भी हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा होती है उसको छान लेता है, यूरिया को निकाल लेता है खून में से, ठीक। तो ये फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करता है ब्लड को। कौन? किडनी यानी हमारा वृक्क। अब इस वृक्क में, जिस फिल्टर में है क्या, कैसे छानता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वृक्क में जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि ये हमारी किडनी है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यही एक स्ट्रक्चर जो है, यही यूनिट होता है फिल्ट्रेशन का, मतलब कि निस्यंदन का। अब निस्यंदन शब्द का अर्थ समझिए। निस्यंदन जो होता है, निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन जो होता है, हम फिल्टर करने को, फिल्ट्रेशन को हम निस्यंदन बोल देते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ को छान रहे हैं ना, तो हिंदी में उसको बोल देंगे निस्यंदन। पानी फिल्टर कर रहे हैं मतलब पानी का निस्यंदन हो रहा है। खून को फिल्टर कर रहे हैं मतलब खून का निस्यंदन हो रहा है। तो निस्यंदन कहीं भी शब्द आएगा आप समझ जाइएगा क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक। तो देखिए, हमारे किडनी में क्या होता है, हमारे किडनी में, हमारा किडनी जो है ये फिल्टर का काम करता है। अब ये फिल्टर का काम कैसे करता है? तो इसमें एक संरचना पाया जाता है, वो फिल्टर का काम करता है। मतलब कि किडनी से ही फिल्ट्रेशन होता है। और किडनी के अंदर कौन फिल्ट्रेशन करता है? तो किडनी के अंदर इस टाइप के कुछ संरचना पाए जाते हैं, जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे भी हम इमेज लगा देंगे। तो जो आपको दिख रहा है, इसी टाइप के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और यही एक स्ट्रक्चर जो है क्या करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, यानी ब्लड को छानता है, ठीक। तो छानेगा कौन बाबू? एक्चुअली में ये छानता है वृक्काणु। तो कई वो मिल जाएंगे सभी, बहुत, मान लीजिए एक अगर छानेगा, एक वृक्काणु अगर खून को छानेगा तो बहुत कम खून को छान पाएगा। इसलिए हमारे किडनी में इसकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है कि ये थोड़ा छानेगा, फिर दूसरा छानेगा, मतलब मिला करके पूरा हमारा खून छन जाएगा। तो छानने का काम एक्चुअली में करता कौन है? तो छानने का काम यही करता है। कौन करता है? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। और एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिसे फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, छाना जाता है, ठीक। तो ये फिल्ट्रेशन की यूनिट हो गई। क्या हो गई बाबू? फिल्ट्रेशन की यूनिट हो गई। अब देखो कैसे, अब हम समझा रहे हैं। देखिए, ये यूनिट कैसे हुई। अब मान लीजिए कि हमको छानना है, हमको 100 लीटर पानी एक दिन में छानना है, ठीक, फिल्टर करना है। और हमारे पास जो आरओ है, एक दिन में 10 लीटर पानी ही फिल्टर कर पाता है, ठीक। तो इस टाइप के हमको कितने आरओ लगाने पड़ेंगे बाबू? तो 10 गो और ही आरओ लगाएंगे, तब जाके 100 लीटर पानी एक दिन में फिल्टर होगा, ठीक। तो 10 गो आरओ और लगाना पड़ेगा। तो मतलब कि ये एक सिस्टम बन गया, 10 आरओ का एक सिस्टम बन गया, जिससे कि क्या हो रहा है, 100 लीटर पानी का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक। सेम वैसे ही हमारे किडनी के अंदर
हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए आरओ की जगह पे कौन काम कर रहा है, ये जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन यानी वृकाणु। ठीक, अब ये वृकाणु यानी नेफ्रॉन जो है ये आरओ का काम कर रहा है, लेकिन हमारे शरीर में एक से काम नहीं चलेगा, एक नेफ्रॉन से काम नहीं चलेगा। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करना है, इसलिए हमारे किडनी में इसकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है, करोड़ों में होती है। ठीक, तो ये करोड़ों में हमारे किडनी में करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं, जिससे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ये बहुत कम ब्लड को, एक नेफ्रॉन जो है ना बहुत कम ब्लड को छान पाएगा। तो बताइए हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड, लगभग 4 से 5.5 लीटर ब्लड, वो छानेगा कौन? तो कई गो नेफ्रॉन अगर लगा देंगे तो कुछ मतलब छान करके और मिला करके पूरा ब्लड छन जाएगा, मतलब फिल्टर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन उसका हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर, हमारे किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वृकाणु यानी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ये नेफ्रॉन ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, तो हमारे शरीर में किडनी में फिल्ट्रेशन की इकाई कौन है? कोई भी पूछेगा कि फिल्ट्रेशन की इकाई यानी ब्लड फिल्ट्रेशन की इकाई किडनी में कौन होता है, तो बता दीजिएगा नेफ्रॉन। यूनिट का मतलब एगो, देखो कैसे, अभी हम समझाएं आपको कि 100 लीटर पानी फिल्टर करना है और एक आरओ की कैपेसिटी है 10 लीटर, मतलब कि 10 लीटर ही फिल्टर कर सकता है एक दिन में। तो हम क्या करेंगे, 10 ठे आरओ लगा देंगे, तो एक आरओ क्या हो गया, इसमें एक आरओ 1 यूनिट का काम करेगा। मतलब कि एक, अगर आरओ का मतलब देखिए, यूनिट अपने आप में एक पूरा काम को करने के लिए पूरा होता है। मतलब देखिए, अगर एक आरओ है, ठीक, 1 यूनिट है, मतलब कि 1 यूनिट फिल्टर करने का मशीन है। 10 गो लगा दिए, 10 गो यूनिट हो गया फिल्टर का। ठीक, तो ऐसे ही मतलब फिल्ट्रेशन का 10 यूनिट हो गया। अब एक कहेंगे कि 1 से कम यूनिट हम लगाएंगे, तो बाबू आरओ में से कई वो फिल्टरवा निकाल दोगे तो 1 से कम मतलब यूनिट हो जाएगा, लेकिन फिल्टर हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 1 यूनिट मतलब कि उस काम को पूरी तरह से जो कर ले उसको यूनिट बोलते हैं। तो एक आरओ जो है पानी को फिल्टर कर लेगा पूरी तरह से, लेकिन जितना करना है उतना नहीं कर पाएगा। ये है ना कि 100 लीटर पानी नहीं कर पाएगा, पानी फिल्टर तो करेगा, कमवा करेगा, लेकिन जितना करना है उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ज़्यादा करे इसलिए हम इसको कई यूनिट लगा देते हैं, मतलब एक आरओ 1 यूनिट हो गया, 10 आरओ लगा दिए 10 यूनिट हो गया। ऐसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर किडनी है। किडनी एक फिल्टर का पूरा सिस्टम है, ब्लड फिल्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है, और इस सिस्टम में करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन जो होते हैं और यही नेफ्रॉन जो है फिल्ट्रेशन के यूनिट होते हैं। ये अपने आप में पूरा एक तरह से फिल्टर होते हैं सब, किसके लिए? ब्लड को फिल्टर करने के लिए। मतलब कि ये अकेले ब्लड को फिल्टर कर सकता है, लेकिन कितना? बहुत कम मात्रा में। इसलिए बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाए जाते हैं ताकि पूरे ब्लड को फिल्टर किया जा सके। बताइए हमारे शरीर में एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। मतलब अब आप कहेंगे 180 लीटर ब्लड हमारे शरीर में आया कहाँ से? 4 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो देखो 180 लीटर इस टाइप से आता है कि हमारे शरीर में लगभग हर 24 घंटे में लगभग 36 बार खून का फिल्ट्रेशन होता है हमारे शरीर में। ठीक, तो 36 बार होता है फिल्ट्रेशन ब्लड का, इसलिए 180 लीटर छन जाएगा। देखो कैसे, 36 बार होगा, 36 बार कितना लीटर ब्लड का होगा? तो 5 लीटर ब्लड का, तो गुणा करोगे तो 180 आएगा। ठीक, लगभग 180 आएगा। तो ये जो है हमारे शरीर में पूरे ब्लड का यानी 5 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन 36 बार होता है एक दिन में, जिससे हमारे शरीर में 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक लगभग यूरिन का निर्माण होता है। 1.5 लीटर से 2.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। 2 लीटर ही आप रखिए, देखिए 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन का निर्माण होता है। मतलब हमारे शरीर में 1.5 से 2 लीटर पेशाब बनता है एक दिन में। तो एक दिन में हमारे शरीर के अंदर कितना फ्लूइड फिल्टर होता है? हमारे किडनी के अंदर कितना फ्लूइड फिल्टर होता है? तो बाबू 180 लीटर फिल्टर होता है। कितने बार हमको ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा 180 लीटर छानने के लिए? तो 36 बार फिल्टर करना पड़ेगा, तब जाके 180 लीटर होगा फ्लूइड। ठीक, तब जाके मतलब 1.5 से 2 लीटर हमारा पेशाब बनेगा यानी यूरिन बनेगा। अब देखो आपको इतना समझ में आया कि ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए ये एक यूनिट है, आरओ का काम कर रहा है, एक आरओ का काम कर रहा है। ठीक,
आरओ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हम बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारा ब्लड आएगा, इसमें ये नेफ्रॉन जो दिख रहे हैं आप, एक बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना, अभी हम बहुत आसान बनाए हैं, अभी क्या रहेंगे आपकी बहुत जटिल है, इसे गोज गाज दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन और ही गोज आया हुआ ये होता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है। ठीक, तो आप ऐसे सीधा बना दीजिएगा, देखिए ऐसे कटोरी बनाइएगा, एगो ऐसे बना के ऐसे ले आके ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक, कोई नहीं काटेगा, एग्जामिनर भी नहीं काटेगा, ये संग्राहक नलिका हो गई। ठीक, ऐसे बना देंगे तो ये नेफ्रॉन हो गया, और यहाँ पे गुच्छा टाइप में बना दीजिएगा, और यहाँ पे ठीक ऐसे बना दीजिएगा। तो आप सिंपल भी इसका फिगर बना सकते हैं, बस हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको बनाए हैं, थोड़ा सा कुंडली, थोड़ा सा उजड़ा फुजड़ा। ठीक, तो ये मतलब कि हम समझाने के लिए बनाए हैं, ये और भी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बस यहाँ पे समझाने के लिए अभी हम सिंपल बनाए हैं, तो ऐसा दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे जो इमेज आ रहा होगा उसमें देखेंगे आप, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए ये जो होता है ये फिल्टर कैसे करता है, अभी तो हमको समझ में आया कि ये यूनिट है, यही मेन रूप से यही फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इसी को कई नेफ्रॉन को मिला करके किडनी बना हुआ है, यही है ना। तो अब ये नेफ्रॉन जो है, वृकाणु जो है, ये फिल्ट्रेशन कैसे करता है, इसके बारे में भी समझना है। तो देखो नेफ्रॉन के बारे में समझने के लिए पहले समझिए कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो बाबू इसके मेनली 3 गो पार्ट, नेफ्रॉन के कौ पार्ट 3 गो है। जो कटोरा टाइप का दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। देखो बो टाइप का दिख रहा है, ठीक, तो इसलिए इसको बोमेन कैप्सूल या बॉयल बोलते हैं ना कटोरा को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कटोरा टाइप का दिख रहा है इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक, अब इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं, बोमेन संपुट। ठीक, बोमेन संपुट, संपुट। ठीक, तो याद रख सकते हैं, ये पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा इसका पार्ट होता है कुंडलित नलिका, जो टेढ़ा मेढ़ा जो नली बीच में आपको दिख रहा है ये है कुंडलित नलिका। क्या है बाबू? ये है कुंडलित नलिका, जो ब्लैक से दिख रहा है, नीला वाला मत समझिएगा, ये जो ब्लैक से जितना दिख रहा है नली, ये क्या है? कुंडलित नलिका। ये जो आपको ब्लैक से ये कटोरा टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था, यही ब्लैक वाला पार्ट ही बोमेन कैप्सूल है। ठीक, तो ये बोमेन कैप्सूल है या बोमेन संपुट है। अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा नली है ना, इस नली को हम बोलते हैं, इस नली को कुंडलित नलिका बोलते हैं। इसके भी कई पार्ट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम बताएंगे तो बहुत हायर लेवल का हो जाएगा। ठीक, तो बस समझिए कि इसके भी कई पार्ट होते हैं, बस टेढ़ा मेढ़ा नली है इसलिए इसका कुंडलित नली नाम रख दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये कुंडलित नलिका होती है। इसके बाद एक ये दिख रहा है मेन, आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका ये काम का क्या रहेगी? तो देखो संग्राहक नलिका मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ चीज को संग्रहित करेगी, इकट्ठा करेगी। ठीक, तो अब देखो इस संग्राहक नलिका से कई नेफ्रॉन आकर के जुड़े होंगे। मान लीजिए इधर भी एक नेफ्रॉन है तो इधर से आकर के जुड़ा होगा इससे। ठीक, ये इतना नेफ्रॉन, ये संग्राहक नलिका, इधर से भी एक नेफ्रॉन आके जुड़ सकता है इसमें, तो कई जुड़े होंगे, हम यहाँ पे एक ही बनाए हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि इस बोमेन कैप्सूल में हमारी खून की नसें आती हैं, खून की वाहिकाएं आती हैं, और यहाँ पे खूब जाल टाइप का, गुच्छा टाइप का बना लेती हैं, सब केशिका बन करके गुच्छा टाइप का। आप जानते हैं कि हमारी ब्लड वेसल जो है डिवाइड हो करके कई गो नली बना देते हैं। ऐसे डिवाइड हो करके ये जो हमारी रेनल धमनी है ये आएगी। कहाँ से रेनल धमनी आई है बाबू? देखो यहाँ पे ये किडनी था, यहाँ पे जो रेनल धमनी आया था ये कहाँ घुसा था? किडनी में घुसा था। ठीक, किडनी में जा करके और हर एक नेफ्रॉन के पास पहुँचेगा, करोड़ों नेफ्रॉन है, तो डिवाइड हो करके ये जो आपको दिख रहा है किडनी में ये जो प्रवेश कर रहा है, कौन? धमनी। कौन सा धमनी? रेनल धमनी, याद रखना ना। ये प्रवेश कर रहा है तो ये आगे जाकर के किडनी में कई भागों में बटेगा, तभी ना करोड़ों भागों में बटेगा, करोड़ों भाग में, करोड़ों भाग आप कर सकते हैं। नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन के पास जाना है, और किडनी में करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं, तो उन सभी के पास पहुंचना है, इसलिए करोड़ों भाग में विभाजित होगा, करोड़ों रक्त वाहिकाएं बनाएगा। उसके बाद मान लीजिए उसमें से एक जो है इस नेफ्रॉन के पास आया। ठीक, अब इस नेफ्रॉन के पास आएगा क्या? तो यूरिया वाला ब्लड आएगा।
कहाँ यूरिया वाला ब्लड आएगा बाबू? देखो किडनी में है जो आ रहा था रेनल धमनी, ये कौन सी लेके आ रहा था? लीवर से यूरिया लेके आ रहा था। ठीक, लीवर से यूरिया वाला ब्लड लेके आ रहा था फिल्टर करने के लिए। अब होता क्या है, होता ये है कि ये धमनी आई यहाँ पे ब्लड लेकर के आई, अशुद्ध रक्त लेकर के आई, यानी इनप्योर रक्त लेकर के आई, और ये क्या हुआ, यहाँ पे गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर बना ली। गुच्छा समझते हैं ना, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, जिसे समझ सकते हैं, अरे खुज्जा है वो समझते हैं, खुज्जा देखे हैं ना, जिससे पैर और रगड़ा जाता है, तो कई लोग पैर रगड़ने के लिए खुज्जा यूज करते हैं। उसी टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेती है ये रक्त वाहिका जो है। अब ये स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाती है, तो ये हो गया केशिका। कहे से कि स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, बहुत पतला पतला भाग में बन करके। अब पतली पतली नसों को हम क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं, यानी कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये जो हमारी रक्त वाहिका है, अब यहाँ पे गुच्छा कैसे बनाई है, तो कैपिलरीज बन करके, मतलब कई भाग में डिवाइड हो करके जाली टाइप का बना के गुच्छा बना दिए। ठीक, जाली टाइप का ऐसे बना करके गुच्छा बन गया है। तो ये पतली पतली नसों को हम क्या बोलते हैं? केशिका। तो ये रेनल केशिका हो गया। अब इस रेनल केशिका में क्या है? इनप्योर ब्लड है, यानी अशुद्ध रक्त है। अब इसमें से क्या होता है, आप जानते हैं कि इससे ब्लड पास हो सकता है। अब इसमें से ब्लड में से क्या होता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है। देखो इसमें से WBC नहीं निकलेगा, WBC नहीं निकलेगा। काहे? आप जानते हैं ना कि केशिका से कुछ मात्रा में RBC नहीं निकलेगा, RBC। ठीक, देखिए WBC निकल सकता है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में प्लेटलेट्स भी निकल सकता है, लेकिन RBC जो है ना, ये कबो नहीं निकलता है रक्त केशिका से। कैसे कि बड़ा बड़ा कोशिका होता है, इसलिए नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे कुछ मात्रा में ये सब निकल जाएंगे, सब WBC और प्लेटलेट्स, और ये जो RBC है ये नहीं निकलेगा। तो इसमें से सब कुछ निकल जाता है, इस केशिका में से सब कुछ निकल जाता है, और इस बोमेन कैप्सूल की भित्ति द्वारा फिल्टर हो जाता है। इसकी ये जो दीवार दिख रही है इस टाइप की, इसके द्वारा ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है। इधर ब्लड रह जाएगा और इधर फिल्ट्रेट आ जाएगा, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो छनाया हुआ है वो इधर आ जाएगा। ठीक, और ब्लड इधर ये रह जाएगा। फिर ब्लड इस केशिका में प्रवेश करती है, यहीं से देखो किसके द्वारा फिल्ट्रेशन हो रहा है? इस भित्ति के द्वारा। ब्लड में से इसमें से यूरिया निकाल लिया गया इस भित्ति के द्वारा, और यूरिया इसके अंदर चला गया। ठीक, यूरिया वाला इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से ब्लड जो है इसमें प्रवेश करता है, और इधर से फिर से ये गुच्छा बनाया हुआ है, इधर से निकल जाता है। कौन सा ब्लड निकला बाबू? तो अब प्योर होके निकला। क्या हुआ? प्योर होके निकला, छना करके निकला। तो छना करके निकल के घूम घाम के फिर से कहाँ चला जाएगा? हमारे हृदय में पंप होने के लिए, अपना काम करने के लिए ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय में। तो बाबू यहाँ पे ये समझो कि फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ। क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। तो मेन रूप से फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में कौन सी? तो देखो नेफ्रॉन में ये जो आपको दिख रहा है बोमेन कैप्सूल, यही मेन रूप से फिल्ट्रेशन का काम करता है। मेन रूप से फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? तो यही बोमेन कैप्सूल करता है, यानी बोमेन शैम्पू जिसको बोलते हैं वही करता है। इसकी दीवार जो होती है ब्लड में से यूरिया को छान लेती है। ठीक, ब्लड में से यूरिया को छान लेती है और कुछ पदार्थों को भी छान लेती है, और ब्लड को छोड़ देती है फिर से रक्त वाहिका द्वारा, यानी नस द्वारा फिर से पूरे शरीर में, मतलब हृदय के पास चला जाएगा, इसके लिए छोड़ देती है। अब होगा क्या यहाँ पे? ये बोमेन कैप्सूल जो है ना, ये बोमेन कैप्सूल ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, इसमें से जितना भी कचरा था सब निकाल दिया। लेकिन इसके फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ULTRA, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? देखो इस केशिकाओं को, देखो एक चीज हम भूल गए हैं, उसको बता देते हैं। केशिका का गुच्छा दिख रहा है ना, तो इसलिए इसका नाम होता है हिंदी में केशिका गुच्छ। क्या होता है? देखो ये जो यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में ये जो गुच्छा दिख रहा है केशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का, इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, या इंग्लिश में आप बोलेंगे तो ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ग्लोमेरुलस। ठीक, तो याद रखिएगा इसका नाम है गुच्छा जो आपको दिख रहा है बीच में, इसको ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ बोलते हैं। अब देखिए
इसके फिल्ट्रेशन को यानी हाइपोमेन कैप्सूल जो है क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, प्यूरिफाई किया। तो इसके फिल्ट्रेशन का एगो नाम रख देते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत चीज छुपा हुआ है। देखो क्या चीज छुपा हुआ है इसमें। अल्ट्रा का मतलब होता है अति, क्या होता है बाबू, अति। और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, निस्यंदन। अब होता ये है कि जो बोमेन कैप्सूल है ब्लड को फिल्टर तो किया, लेकिन ये बकलोल है। क्या करता है, बकलोल है। क्या करता है, इसमें से जितने भी ब्लड जो है हमारा खून, इसमें बस अपशिष्ट पदार्थ थोड़ी ना होता है। इसमें WBC भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, कुछ ग्लूकोज भी होगा, ठीक, ग्लूकोज भी होगा, कुछ आयंस भी होंगे जिनका परिवहन कर रहा था ये ब्लड, ठीक, आयंस भी होंगे। अब ये क्या करता है, ये बकलोल है, ये कुछ नहीं जानता है। कहता है तुम कौन हो, हम नहीं जानते हैं, ब्लड को बस हमको प्यूरिफाई करना है, बस खून को हम छोड़ देंगे और ये सब चीज़ प्यूरिफाई कर लेंगे। तो इसमें से कुछ जो फायदा वाला चीज़ होता है ना उसको भी फिल्टर कर लेता है। यूरिया तो है, यूरिया इस ब्लड में आया था, यूरिया को बस निकालना था फिल्टर करके, लेकिन ये जो चीज़ इसमें घुला हुआ था ना सबको फिल्टर करके छान करके निकाल दिया ये बोमेन कैप्सूल, ठीक। मतलब बकलोल है एकदम, मतलब नहीं समझ पाया और सब छान करके निकाल दिया। अब ये छान करके निकाल दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड को अति प्यूरिफाई कर दिया, अति फिल्ट्रेशन उसका कर दिया, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया। जैसे अगर पानी को आप ज़्यादा फिल्टर करके पिएंगे तो ये भी बेकार करता है, तो ऐसे ही यहाँ पे ब्लड जो है इसका ज़्यादा फिल्टर कर देंगे तो उसमें से जो भी काम वाला चीज़ था, हमारे शरीर के लिए यूजफुल था, ग्लूकोज क्या है, हमारा भोजन है, और कुछ आयन जो होते हैं हमारे इसमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। कुछ मतलब हमारे अंदर वो मतलब क्या करते हैं, उसको नियंत्रण भी करते हैं, हमारे माइंड का नियंत्रण भी करते हैं कुछ आयंस। तो ये सब जो ब्लड में घुले हुए थे हार्मोन्स वगैरह सबको छान लेता है, सबको फिल्टर करके निकाल देता है, बस खून छोड़ देता है अकेले। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब अति निस्यंदन। क्या बोलते हैं, अति निस्यंदन, मतलब खून को बहुत ज़्यादा फिल्टर कर दिया, अधिका फिल्टर कर दिया। इतना ज़्यादा फिल्टर नहीं करना था, इतना ज़्यादा प्योरिटी नहीं लानी थी, बस खून में से यूरिया निकालना था। जितना चीज़ घुला हुआ था सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ छान के निकाल दिया, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बाबू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं, तो जब ब्लड का फिल्ट्रेशन यानी रुधिर का निस्यंदन बोमेन कैप्सूल में होता है तो इस बोमेन कैप्सूल के फिल्ट्रेशन को यानी निस्यंदन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोई भी पूछेगा तो क्या बताएंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है, जब ब्लड का यूरिया युक्त रक्त का निस्यंदन बोमेन कैप्सूल में होता है तो उसमें से कुछ यूजफुल चीजें, उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी बोमेन कैप्सूल के फिल्ट्रेशन को ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको आशा है समझ में आया। अब देखो, अब जो हम उपयोगी पदार्थ निकाला था नेफ्रॉन का ये बोमेन कैप्सूल, इसको फिर से ब्लड में मिलाना है। तो ये जो कुंडलित भाग है ना यही काम करता है। अब यहाँ से ब्लड जो है इसे घूम घूम के आया कर रहा है, हमारे अंदर से जो यूजफुल चीज़ निकाले वो हमको दो। तो यहाँ पे कुंडलित नलिकाओं के पास ऐसे जाल सा स्ट्रक्चर बना देता है ये, ठीक, जाल सा स्ट्रक्चर बना देता है। और ये नली जो है ये क्या करती है, इसमें से जो भी यूजफुल चीज होगा इस सब इस नली में, इस मतलब खून के नली में ट्रांसफर कर देगी। ये किसकी नली है, ब्लैक से जो दिख रही है ये क्या है, तो ये नेफ्रॉन वाला है, जो नीला से दिख रहा है इसमें खून बह रहा है, ठीक। तो इसमें से जो उपयोगी पदार्थ है इसमें ट्रांसफर कर देती है, जिसको हम इस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं चयनित, क्या बोलते हैं बाबू, चयनित पुनः अवशोषण। अवशोषण क्या बोलते हैं बाबू, अवशोषण, चयनित पुनः अवशोषण, ठीक। तो ये होता है। तो
ये यहाँ पे हो गया हमारा फिल्ट्रेशन ब्लड का। पहले क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड को अति रूप से छान दिया गया, मतलब पूरा एकदम ढंग से छान दिया गया, जो उसमें जो भी चीज था उसको छान के निकाल दिया गया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आया, दूसरा स्टेप ये आया कि जो उपयोगी पदार्थ है फिर से ब्लड में भेज दिया जाए, नहीं तो फिर से हमारे शरीर में उन पदार्थों की कमी हो जाएगी। तो फिर से जो उपयोगी पदार्थ था, ये कुंडलित नलिका जो है ब्लड के किस में, रेनल सीरा में, देखो यहाँ से ब्लड आया था, यहाँ से जा रहा है अब किसके लिए, हृदय के लिए। तो ये क्या हो गया, सीरा बन गया, जा रहा है कहाँ के लिए, हृदय के लिए। ठीक, तो जहाँ से जाता है हृदय के लिए जिस नली द्वारा, उसको हम बोलते हैं सीरा। ठीक, तो ये रेनल सीरा हो गया। अब रेनल सीरा में क्या करता है, ये उपयोगी पदार्थों को ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम बोलते हैं चयनित पुनः अवशोषण। क्या बोलते हैं, चयनित पुनः अवशोषण। अब इसमें से यूरिया को और कुछ लवण को, यूरिया और कुछ लवण, यूरिया तो जो था ये अपशिष्ट पदार्थ था, और कुछ लवण भी जो होते हैं, लवण मतलब नमक, तो कुछ नमक टाइप की चीज जो होते हैं वो भी हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। तो इन दोनों को नहीं फिर से चयनित पुनः अवशोषण में मिलाया जाता है, मतलब कि इसी नली में रह जाता है यूरिया और कुछ लवण इसी नली में रह जाते हैं, इस नेफ्रॉन में ही रह जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। किसमें, तो इस ब्लड वाले में नहीं जाते हैं। ब्लड में फिर से मिलाना है, एक बार छाने हैं, एक बार फिर से मिलाएंगे, तो जो हमारे काम का नहीं है उसको फिर नहीं मिलाएंगे, जो उपयोगी है बस उसी को ब्लड में भेज रहे हैं। ठीक, तो चयनित पुनः अवशोषण इसीलिए बोल रहे हैं कि चुन चुन के जौन चीजों की उपयोगी है उसको ब्लड में फिर से भेज दिए, तो इसलिए चयनित पुनः अवशोषण। अब यूरिया और कुछ लवण और इसके साथ कुछ पानी, जो अधिक पानी है हमारे शरीर में, पानी की अधिकता है, ये मिल करके हमारे यूरिन का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं पेशाब। ठीक, तो अब हो गया हमारे पेशाब का निर्माण। तो हमारे शरीर में यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूर्ण हुई बाबू, 2 स्टेप। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम परानिस्यंदन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परानिस्यंदन। ठीक, तो अति निस्यंदन भी आप बोल सकते हैं। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो उसको अति फिल्ट्रेशन बोलेंगे, अति निस्यंदन, और ऐसे हिंदी में देखा जाए तो लिखा रहता है परानिस्यंदन। ठीक, तो परानिस्यंदन। और दूसरा चीज क्या होता है, तो दूसरा चीज चयनित पुनः अवशोषण। अब देखो, अब इसमें रह क्या गया, तो ये 3-4 चीजें रह गई। यूरिया रह गया, कुछ लवण जो हमारे शरीर के लिए अनयूजफुल हैं, और कुछ पानी जो हमारे शरीर में अधिक था उसको निकालना था। तो ये किस में है, सब इस नली में, नेफ्रॉन वाले में जा करके फिर से और इस संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाएंगे। और ये संग्राहक नलिका फिर से जा करके खुलती है कहाँ पे, देखो ये संग्राहक नलिका फिर से जा करके खुलती है यहाँ पे पेल्विस रीजन में। यहाँ पे पेल्विस रीजन मतलब कि देखो यहाँ पे जहाँ से यूरेटर्स जुड़े होते हैं, वहाँ पे ये किडनी है, यहाँ से यूरेटर्स जुड़ा हुआ है, यानी मूत्र वाहिनी जुड़ी हुई है। यहीं पे जाकर के ये नलिका खुलेगा, मतलब ये नली यहाँ तक आया होता है। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो यूरिन है, ये जो इतना यूरिन है, इसको यहाँ पे रिलीज कर देगा, और ये यूरेटर्स जो है ये ले जा करके और इसको यूरिनरी ब्लेडर में पहुंचा देंगे, मतलब कि मूत्राशय में पहुंचा देंगे। कहाँ से, कि जो यूरेटर से किससे जुड़ा होता है, इसी से तो जुड़ा होता है, यहाँ से इसे जुड़ा होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे इस यूरिनरी ब्लेडर में पेशाब आ गया, और जब ये फुल हो जाता है तो हमको मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, और हम अपने शरीर से मूत्र का त्याग करते हैं। तो ये हो गया हमारे मूत्र का निर्माण, यानी यूरिन का निर्माण। तो इतने स्टेप हमारे होते हैं उत्सर्जन के, मूत्र उत्सर्जन के, मतलब कह सकते हैं यूरिया के उत्सर्जन के। तो ये हो गया आपका यूरिन एक्सक्रीशन, और यही सबसे मेन है हमारे शरीर में, यूरिया का ही उत्सर्जन सबसे मेन है। अब देखिए हमारे शरीर में फेफड़ा को भी सहायक उत्सर्जी अंग माना जाता है। अब किस लिए इसको माना जाता है, देखो हमारे अंदर से खराब चीज को बाहर निकालना उत्सर्जन है। ठीक, अब उत्सर्जन में हमारे अंदर CO2 बनता है, और CO2 जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अनयूजफुल है कि नहीं। तो जो अनयूजफुल है उसको जो निकालेगा उसको हम उत्सर्जन अंग कहेंगे। जैसे हमारे अंदर किडनी क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, निकालने के लिए उसको फिल्ट्रेट कर रहा है, अलग कर रहा है, शरीर से बाहर कर रहा है, तो ये क्या है, उत्सर्जन अंग है।
ठीक सेम वैसे ही मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में काम करेगा वो उत्सर्जन अंग कहलाएगा। सेम वैसे ही हमारे शरीर में फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करने का काम करता है, इसलिए इस फेफड़ा को भी हम सहायक उत्सर्जन अंग मानते हैं। मतलब उत्सर्जन में ये सहायता करता है, किसके उत्सर्जन में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। ऐसे ही लीवर को भी हम मानते हैं, लीवर भी हमारा सहायक उत्सर्जन अंग है। कैसे? तो देखो ये लीवर किया क्या था बाबू, पहले लीवरे आया था अपना काम करने। पहले प्रोटीन के संश्लेषण से क्या बना था, प्रोटीन के पाचन से क्या बना था? अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ बना था। और इस अमोनिया को यूरिया में कौन बदला था? तो लीवर जो है यही बदला था अमोनिया को यूरिया में। तो ये भी एक तरह से किस में काम कर रहा है? ये भी उत्सर्जन में काम कर रहा है। और यही यूरिया जाकर के ब्लड में मिलता है और ब्लड फिर से जाता है किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्टर होता है। उसके बाद फिल्टर के बाद यूरिन बनता है और यूरिन बाहर हमारे शरीर से निकलता है। ठीक, तो इसका उत्सर्जन होता है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे आपका टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस। क्या होता है? हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक, तो ये दो टॉपिक जो है इसको हम एक लेक्चर बनाए हैं, इसको हम नाम दिए हैं इस लेक्चर को डायलिसिस। ठीक, तो उस डायलिसिस आप लेक्चर को देख लेंगे ना तो उसमें बहुत डीपली हम पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, डीपली पढ़ाए हैं। वहाँ पे हीमोडायलिसिस बताए हैं, आपके सिलेबस का नहीं भी है वो भी चीज़ें हम बता चुके हैं। जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस एक होता है, उसको भी हम आपके उसी लेक्चर में बताए हुए हैं। तो आपके सिलेबस में बस है हीमोडायलिसिस, बस आप हीमोडायलिसिस समझ लीजिए, यही काफ़ी है। ठीक, तो हीमोडायलिसिस उसमें हम बताए हुए हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी बताए हुए हैं, आपके सिलेबस में भी है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो इसको हम बताए हुए हैं। वहाँ पे आप जा करके देखेंगे तो आपको एक लेक्चर मिलेगा, वैसे हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को डाल देंगे जिसका नाम है डायलिसिस। ठीक, तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है। और इस चैप्टर का अब लास्ट लेक्चर बचता है जिसको हम बोलते हैं पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा PDF नोट्स का लिंक, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।